नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप सुन रहे हैं सिंपल ऑडियो बुक ऑफ 12 रूल्स फॉर लाइफ बाय जॉर्डन पीटरसन। 12 रूल्स फॉर लाइफ हाल ही के दिनों में सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक है। प्रसिद्ध लेखक जॉर्डन पीटरसन अपने जीवन को कैसे संचालित करें, इस पर 12 सरल नियम बताते हैं। तो फिर जॉर्डन पीटरसन की 12 रूल्स फॉर लाइफ सिर्फ एक किताब नहीं है। अपने पहले एक रूल के लिए पीटरसन ने उन विचारों को इकट्ठा करने और परिष्कृत करने में वर्षों बिता दिए, जो एक अच्छे जीवन के लिए एक तरह का ढांचा तैयार करेंगे। इस बार जनवरी में इसके प्रकाशन और पीटरसन के साथ विश्व दौरे के बाद से जीवन के लिए 12 नियम पूरी तरह से विस्फोट हो गए, दुनिया भर में बेस्टसेलर सूचियों पर हावी हो गए। आज सोशल मीडिया पर अचानक लाखों लोग पीटरसन को देखते हैं, सुनते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। उन्होंने पैट्रियन के माध्यम से मासिक डोनेशन में $60,000 से अधिक की रैंकिंग हासिल की है और निश्चित रूप से 1 मिलियन प्रतियां बेची हैं। क्या उसने सही समय पर सही तंत्रिका पर चोट की है या सही महत्व और अर्थ पर अपनी उंगली डाल दी है? केवल यह बात समय ही बताएगा। लेकिन हजारों लोगों ने उन्हें यह संदेश दिया है कि पुस्तक ने उनके जीवन को कैसे बदल दिया है। आइए पता लगाने के लिए उनके 12 नियमों को खुद सुनते हैं। प्रस्तावना। बाइबल की सोने के बछड़े की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि नियमों के बिना हम जल्द ही अपने जुनून के गुलाम बन जाते हैं और इससे मुक्त होने की कोई बात नहीं है। सोवियत यूनियन फैल के कुछ समय बाद अधिकांश दुनिया ने राहत की सांस ली। पीटरसन ने इस प्रचार को एक गीत के लिए ऑनलाइन खरीदना शुरू कर दिया। सोवियत क्रांतिकारी भावना को चित्रित करने वाली पेंटिंग्स ने हर एक दीवार, छत, यहाँ तक कि स्नानघर को पूरी तरह से भर दिया। चित्र वहाँ नहीं थे क्योंकि जॉर्डन की कोई अधिनायकवादी सहानुभूति थी, लेकिन क्योंकि वह खुद को कुछ याद दिलाना चाहता था जिसे वह जानता था और हर कोई उसे भूल जाएगा। यूटोपिया के नाम पर 100 मिलियन से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई थी। इन चित्रों ने एक आगंतुक की पहली खिड़की के साथ जॉर्डन की चिंता की पूरी हद तक अच्छाई के नाम पर बुराई के लिए हमारी मानवीय क्षमता और आत्म धोखे के मनोवैज्ञानिक रहस्य। एक व्यक्ति खुद को कैसे धोखा दे सकता है और इससे दूर हो सकता है कि एक रुचि जो हम साझा करते हैं। विचारधारा सरल विचार है जो विज्ञान या दर्शन के रूप में प्रहसन है, जो दुनिया की जटिलता की व्याख्या करने के लिए है और उपचार प्रदान करते हैं जो इसे परिपूर्ण करेंगे। नैतिक संहिताओं में इन अंतरों के बारे में निराश होने के बजाय अरस्तू ने यह तर्क दिया है कि हालांकि विशिष्ट नियम, कानून और रीति रिवाज अलग अलग थे, लेकिन जो अलग नहीं है वह यह है कि सभी जगहों पर मनुष्य अपने स्वभाव से नियम, कानून बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं और रीति रिवाज। इसे आधुनिक शब्दों में कहें तो ऐसा लगता है कि कहीं सभी मनुष्य किसी न किसी प्रकार की जैविक निधि से, नैतिकता से इतने अधिक जुड़े हुए हैं कि हम जहाँ कहीं भी हों, कानूनों और नियमों की एक संरचना बनाते हैं। यह विचार कि मनुष्य जीवन
नैतिक चिंताओं से मुक्त हो सकता है, यह एक कल्पना है। प्रस्ताव। आदेश वह जगह है जहां आपके आसपास के लोग अच्छी तरह से समझे जाने वाले सामाजिक मानदंडों के अनुसार कार्य करते हैं और अनुमान लगाने योग्य और सहयोगी रखते हैं। यह सामाजिक संरचना खोजे गए क्षेत्र और परिचित की दुनिया है। व्यवस्था की स्थिति को आमतौर पर चित्रित किया जाता है प्रतीकात्मक रूप से, कल्पनात्मक रूप से, मर्दाना के रूप में। यह बुद्धिमान राजा और तानाशाह है जो हमेशा के लिए एक साथ बंधे हुए हैं, क्योंकि समाज एक साथ संरचना और उत्पीड़न है। अराजकता इसके विपरीत वह जगह है जहां या कब कुछ अप्रत्याशित होता है। अराजकता तुच्छ रूप से उभरती है जब आप किसी पार्टी में उन लोगों के साथ एक चुटकुला सुनाते हैं जिन्हें आप जानते हैं, और एक खामोश और शर्मनाक ठंडक सभा में आती है जब आप अचानक खुद को रोजगार के बिना पाते हैं या प्रेमी द्वारा धोखा दिया जाता है, तो अराजकता अधिक विनाशकारी रूप से उभरती है। समूह और उसके सिद्धांतों के लिए गुलामी के पालन को पार करना संभव है, और साथ ही नुकसान से बचने के लिए इसके विपरीत चरम शून्यवाद के सभी इसके बजाय व्यक्तिगत चेतना और अनुभव में पर्याप्त अर्थ खोजना संभव है। दुनिया को एक तरफ संघर्ष की भयानक दुविधा और दूसरी तरफ मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विघटन से कैसे मुक्त किया जा सकता है? इसका उत्तर यह था कि व्यक्ति के उत्थान और विकास के माध्यम से और सभी की इच्छा के माध्यम से होने का बोझ उठाने और वीर पथ लेने के लिए। मुझे आशा है कि ये नियम और उनके साथ जुड़े निबंध लोगों को यह समझने में मदद करेंगे कि वह पहले से ही क्या जानते हैं कि व्यक्ति की आत्मा शाश्वत रूप से वास्तविक होने की वीरता के लिए भूखी है, और उस जिम्मेदारी को लेने की इच्छा एक सार्थक जीने के निर्णय के समान है। पहला नियम, अपने कंधों के साथ सीधे खड़े हो जाओ। गरीब और तनावग्रस्त हमेशा पहले मरते हैं और अधिक संख्या में। वे कैंसर, मधुमेह, चेचक और हृदय रोग जैसी गैर संक्रामक बीमारियों के प्रति भी अधिक संवेदनशील होते हैं। जब अभिजात वर्ग को सर्दी लग जाती है, जैसा कि कहा जाता है, मजदूर वर्ग निमोनिया से मर जाता है। संघर्ष बदले में एक और समस्या पैदा करता है। बिना असहमत पार्टियों के जीत या हार कैसे बहुत अधिक लागत वहन करते हैं। उच्च स्तर के सेरोटोनिन और डोपामिन के निम्न स्तर के साथ एक झींगा मछली एक अहंकारी, अकड़ने वाला प्रकार का शंख है, जैसे चुनौती देने पर पीछे हटने की संभावना बहुत कम होती है। उच्च सेरोटोनिन, कम एप्टोपाइमिन विजेता की विशेषता है। विपरीत न्यूरोकेमिकल विन्यास ऑटोपाइमिन को सेरोटोनिन का एक उच्च अनुपात एक परिचित दिखने वाला, सिकुड़ा हुआ, बधित, झुका हुआ स्क्लिंग प्रकार का झींगा मछली पैदा करता है, जो सड़क के कोने के आसपास लटकने की संभावना होती है और परेशानी के पहले संकेत पर गायब हो जाता है। कभी कभी इसे मित्ती सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, जो कि मसीह के लिए अब तक के सबसे कठोर कथन से प्राप्त होता है। उनके पास जो सब कुछ है उन्हें और दिया जाएगा,
जिनके पास कुछ नहीं है उनसे सब कुछ ले लिया जाएगा। यहाँ तक कि सबसे क्रूर चिंपैंजी तानाशाह को भी दो विरोधियों द्वारा प्रत्येक 3/4 मध्य के रूप में नीचे ले जाया जा सकता है। नतीजतन जो पुरुष लंबे समय तक शीर्ष पर रहते हैं वे अपने निचले दर्जे के हमवतन के साथ पारस्परिक गठबंधन बनाते हैं, और जो मंडली की महिलाओं और उनके शिशुओं पर सावधानी पूर्वक ध्यान देते हैं, बेबी किसिंग की राजनीतिक चाल सचमुच लाखों साल पुरानी है। प्रमुख पुरुष अपनी ईमानदार और आत्मविश्वासी मुद्रा के साथ न केवल प्रमुख अचल संपत्ति प्राप्त करता है और सबसे अच्छे शिकार के मैदान तक आसान पहुंच प्राप्त करता है, वह सभी लड़कियों को भी प्राप्त करता है। यदि आप एक झींगा मछली और पुरुष हैं तो सफल होना अधिक सार्थक है। हम एक लंबे समय तक प्रभुत्व पदानुक्रमक में रहे हैं। त्वचा या हाथ या फेफड़े हड्डियां होने से पहले हम स्थिति के लिए संघर्ष कर रहे थे। संस्कृति की तुलना में थोड़ा अधिक प्राकृतिक है। प्रभुत्व पदानुक्रम पेड़ों से भी पुराने हैं। हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा जो प्रभुत्व पदानुक्रमक में हमारी स्थिति पर नज़र रखता है, इसलिए असाधारण रूप से प्राचीन और मौलिक है। यह हमारी धारणाओं, मूल्यों, भावनाओं, विचारों और कार्यों को संशोधित करने वाली एक मास्टर नियंत्रण प्रणाली है। यह हमारे चेतन और अचेतन समान रूप से हमारे होने के हर पहलू को शक्तिशाली रूप से प्रभावित करता है। इसलिए जब हम हार जाते हैं तो हम लड़ाई हारने वाले झींगा मछलियों की तरह व्यवहार करते हैं। सोने और खाने की अनियमित आदतों इसके कार्य में बाधा डाल सकती हैं। अनिश्चितता इसे एक लूप के लिए फेंक सकती है। शरीर को अपने विभिन्न अंगों के साथ एक सुविचारित आर्केस्ट्रा या उनकी तरह कार्य करने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्रणाली को अपनी भूमिका ठीक से निभानी चाहिए और बिल्कुल सही समय पर, या शोर और अराजकता उनके पास आ जाती है। यही कारण है कि दिनचर्या इतना जरूरी है। जीवन के जिन कार्य को हम प्रतिदिन दोहराते हैं उन्हें स्वचालित करने की आवश्यकता होती है। उन्हें स्थिर और विश्वसनीय आदतों में बदलना चाहिए ताकि वे अपनी जटिलता खो दें और पूर्वानुमेयता और सरलता प्राप्त करें। यह छोटे बच्चे के मामले में सबसे स्पष्ट रूप से माना जा सकता है, जो रमणीय और हास्यपूर्ण और चंचल होते हैं। जब उनके सोने और खाने का कार्यक्रम स्थिर होता है, और भयानक और कर्कश और बुरा जब वे नहीं होते हैं। क्या वे सुबह लगभग उसी समय पर उठते हैं जब सामान्य व्यक्ति जागता है, और हर दिन एक ही समय पर? अगर उत्तर नहीं है तो इसे ठीक करना पहली चीज है जिसकी मैं अनुशंसा करता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे हर शाम एक ही समय पर बिस्तर पर जाते हैं, लेकिन एक निश्चित समय पर जागना एक आवश्यकता है। अगली चीज जो मैं पूछता हूँ वह यह है कि नाश्ता। मैं अपने ग्राहकों को सलाह देता हूँ कि वे जागने के बाद जितना जल्दी हो सके एक वसा और प्रोटीन भारी नाश्ता खाएं। कोई साधारण कार्बोहाइड्रेट नहीं, कोई शर्करा नहीं, क्योंकि वे बहुत तेजी से पच जाते हैं और रक्त शर्करा की वृद्धि और तेजी से डुबकी पैदा करते हैं।
मेरे पास कई ग्राहक हैं जिनकी चिंता केवल उपनैदानिक स्तर तक कम हो जाती है, क्योंकि वे एक पूर्वानुमेय समय पर सोना शुरू कर देते हैं और नाश्ता करते थे। मस्तिष्क, शरीर और सामाजिक दुनिया के बीच बातचीत की कई प्रणालियां हैं जो सकारात्मक प्रतिक्रियाओं को लूप में फांस सकती हैं। उदाहरण के लिए, उदास लोग बेकार और बोझिल होने के साथ साथ दुखी और पीड़ा महसूस करने लग जाते हैं। यह उन्हें फंस को वापस ले जाता है। दोस्तों और परिवार के साथ रोम संपर्क फिर वापसी उन्हें और अधिक एकाकी और अलग थलग कर देती है। लोग झींगा मछली की तरह एक दूसरे को आकार देते हैं, आंशिक रूप से रूप के परिणाम में। यदि आप खुद को पराजित के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो लोग आप पर प्रतिक्रिया करेंगे जैसे कि आप हार रहे हैं। अगर आप सीधा होना शुरू करेंगे तो लोग आपको अलग तरीके से देखेंगे और आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। अपने कंधों के साथ सीधे खड़े होना जीवन की भयानक जिम्मेदारी को स्वीकार करना है, खुली आंखों से। इसका अर्थ यह है कि स्वेच्छा से संभावित अराजकता को रहने योग्य व्यवस्था की वास्तविकता में बदलने का निर्णय लेना। इसका अर्थ यह भी है कि आत्म जागरूक भेद्यता के बोझ को अपनाना और बचपन के अवचेतन स्वर्ग के अंत को स्वीकार करना, जहाँ परिमितता और मृत्यु दर केवल मंद समझ में आती है। इसका अर्थ है स्वेच्छा से एक उत्पादक और सार्थक वास्तविकता उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बलिदान करना। इसका अर्थ है प्राचीन भाषा में भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना। इसलिए ध्यान से अपनी मुद्रा में शामिल हो, झुकना और इधर उधर झुकना छोड़ो। अपनी मन की बात कहो, अपनी इच्छाओं को आगे रखो जैसे कि तुम्हारा उन पर अधिकार था, कम से कम दूसरों के समान अधिकार। लंबा चलो और सीधे आगे देखो, खतरनाक होने की हिम्मत करो। अपने शांत प्रभाव के लिए बेताब तंत्रिका मार्गों के माध्यम से सेरोटोनिन का भरपूर मात्रा में प्रवाहित करने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरा नियम, अपने आप को किसी ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार करें जिसकी आप मदद करने के लिए जिम्मेदार हैं। लोग अपने आप के बजाय अपने पालतू जानवरों को दवा देने में बेहतर हैं। किसी भी मामले में जिसे हम विषयगत रूप से अनुभव करते हैं, उसकी तुलना किसी उपन्यास या फिल्म से की जा सकती है, ना कि भौतिक वास्तविकता के वैज्ञानिक विवरण से। जब आप जिस बर्फ पर स्केटिंग कर रहे हैं वह ठोस है, यही क्रम है। जब तल नीचे गिरता है और चीज़ें अलग हो जाती हैं और आप बर्फ से नीचे उतरते हैं तो यह अराजकता है। हमारी श्रेणियाँ हमारी प्रजातियों से बहुत पुरानी हैं। हमारी सबसे बुनियादी श्रेणी, जितनी पुरानी कुछ अर्थों में है, यौन क्रिया के रूप में ही लिंग पुरुष और महिलाओं के प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि हमने संरचित रचनात्मक विरोध के उस मौलिक ज्ञान को ले लिया है और इसके माध्यम से हर चीज की व्याख्या करना शुरू कर दिया है। अधिकांश पुरुष महिला मानव मानकों को पूरा नहीं करते हैं। यही कारण है कि डेटिंग साइटों पर महिलाएं 85% पुरुषों को आकर्षण में औसत से कम मानती हैं। प्रांतस्था की
अर्धलोकार, संरचितता, नवीनता और नियमितीकरण के बीच मौलिक विभाजन को दर्शाती है। हम हमेशा अराजकता से घिरे रहने के क्रम में रहते हैं। हम अज्ञात से घिरे हुए ज्ञात क्षेत्र पर हमेशा के लिए कब्जा कर लेते हैं। जब हम उनके बीच उचित रूप से मध्यस्थता करते हैं तो हम सार्थक जुड़ाव का अनुभव करते हैं। जब जीवन अचानक खुद को तीव्र, मनोरंजक और सार्थक के रूप में प्रकट करता है, जब समय बीत जाता है और आप जो कर रहे हैं उसमें इतने तल्लीन हो जाते हैं कि और किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते, यह वहाँ है और फिर आप व्यवस्था और अराजकता के बीच की सीमा पर स्थित हैं। जब संभावित सांपों में सबसे खराब है बुराई के लिए शाश्वत मानव प्रवृत्ति, सभी संभावित सांपों में सबसे खराब यह बात है कि मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, व्यक्तिगत, आंतरिक, यह महान फ्राइडियन ओडोपियल दुष्प्रभाव हैं। अपनी देखभाल में प्राणियों को उनकी रक्षा की तुलना में सक्षम बनाना कहीं बेहतर है। बिना किसी चुनौती और खतरे के बिना मनुष्य का स्वभाव अपनी पूरी क्षमता तक कैसे पहुंच सकता है? अगर ध्यान देने का कोई कारण नहीं होता तो हम कितने नीरस और तिरस्कारपूर्ण हो जाते। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान और पशु व्यवहार के प्रोफेसर डॉलिन इस्वेल ने यह सुझाव दिया है कि आश्चर्यजनक रूप से तीव्र दृष्टि लगभग विशिष्ट रूप से मनुष्य के पास एक अनुकूल थी जो लाखों साल पहले पता लगाने और उससे बचने की आवश्यकता से हम पर मजबूर थी। हमारे विपरीत शिकारियों को अपने मौलिक कमजोरी, अपनी मौलिक भेद्यता, दर्द और मृत्यु के लिए अपनी अधीनता की कोई समझ नहीं थी। लेकिन हम ठीक ठीक जानते हैं कि हमें कैसे और कहाँ चोट लग सकती है और क्यों। यह उतनी ही अच्छी परिभाषा है जितनी कि आत्मचेतना की। हम अपनी स्वयं की रक्षाहीनता, परिमितता और मृत्यु दर से अवगत हैं। हम दर्द और आत्मघृणा और शर्म और डरावनी महसूस कर सकते हैं और हम इसे जानते हैं। हम जानते हैं कि हमें क्या कष्ट होता है। हम जानते हैं कि हम किससे डरते हैं। विज्ञापन और दर्द हम पर थोपा जा सकता है और इसका मतलब है कि हम जानते हैं कि इसे दूसरों पर कैसे थोपा जाए। हम जानते हैं कि हम कैसे नग्न हैं और कैसे कैसे उस नग्नता का शोषण किया जा सकता है। और इसका मतलब है कि हम यह भी जानते हैं कि दूसरे कैसे नग्न हैं और उनका कैसे शोषण किया जा सकता है। और व्यक्ति के अंधेरे को स्वयं व्यक्ति से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। फिर बीमार होने पर कौन अपनी देखभाल के लिए पूरी तरह प्रबुद्ध होगा? अगर हम अपनी देखभाल ठीक से करना चाहते हैं तो हमें खुद का सम्मान करना होगा, लेकिन हम नहीं करते हैं क्योंकि हम कम से कम अपनी नज़र में गिरे हुए प्राणी हैं। अगर हम सत्य में रहते, यदि हम सत्य बोलते हैं तो हम एक बार फिर परमेश्वर के साथ चल सकते हैं और अपना और दूसरों का और संसार का आदर कर सकते हैं। तब हम अपने आप से उन लोगों की तरह व्यवहार कर सकते हैं जिनकी हम परवाह करते हैं। हम दुनिया को सीधा करने का प्रयास कर सकते हैं। हम इसे स्वर्ग की ओर उन्मुख कर सकते हैं।
जहां हम चाहते हैं कि जिन लोगों की हम परवाह करते हैं वे नरक के बजाय निवास करें, जहां हमारी नाराजगी और घृणा हमेशा सभी को सजा देगी। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे चीज़ें अलग हो सकती हैं या पूरी तरह से काम करने में विफल हो सकती हैं, और यह हमेशा घायल लोग होते हैं जो इसे एक साथ रखते हैं। अपने आप के साथ ऐसा व्यवहार करना जैसे कि आप किसी की मदद के लिए जिम्मेदार हैं, इसके बजाय यह विचार करना है कि वास्तव में आपके लिए क्या अच्छा होगा। यह आप जो अच्छा चाहते हैं वह नहीं है, यह आपको क्या खुश करेगा वह भी नहीं है। आपको भविष्य पर विचार करने और सोचने की ज़रूरत है। अगर मैं अपनी देखभाल ठीक से कर रहा होता तो मेरा जीवन कैसे दिखता। आप दुनिया को उसकी देखभाल करने वाले परिष्प्रवक पर स्वर्ग की ओर थोड़ा और नरक से थोड़ा और दूर करने में मदद कर सकते हैं। एक बार नरक को समझने के बाद उस पर शोध किया जा सकता है, इसलिए बोलने के लिए विशेष रूप से आपको व्यक्तिगत नरक, आप वहां जाने या इसे बनाने के खिलाफ फैसला कर सकते हैं। आप कहीं और निशाना लगा सकते हैं। वास्तव में आप इसके लिए अपना जीवन समर्पित कर सकते हैं। तीसरा नियम, उन लोगों से दोस्ती करें जो आपके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। यही बात तब होती है जब अच्छे सलाहकार एक अपराधी किशोर को तुलनात्मक रूप से सभ्य साथियों के बीच रखते हैं। अपराध फैलता है, स्थिरता नहीं। नीचे ऊपर की तुलना में बहुत आसान है। पहले यह मान लें कि आप सबसे आसान काम कर रहे हैं, ना कि सबसे कठिन। इसके अलावा यदि आप कहानी खरीदते हैं कि सब कुछ भयानक बस अपने आप हुआ, पीड़ित की ओर से कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, तो आप उस व्यक्ति की अतीत में सभी एजेंसी से इनकार करते हैं और निहितार्थ से वर्तमान और भविष्य में भी। इस तरह आप उसकी सारी शक्ति छीन लेते हैं। रोजर्स का मानना था कि किसी को बेहतर के लिए बदलने के लिए राजी करना असंभव है। इसके बजाय सुधार करने की इच्छा प्रगति की पूर्व शर्त होने पर मेरे पास कोर्ट अनिवार्य मनोचिकित्सा क्लाइंट है। वे मेरी मदद नहीं चाहते थे, उन्हें इसकी तलाश करने के लिए मजबूर किया गया था। यह काम नहीं किया। यह एक विडंबना थी। यहाँ पर विचार करने के लिए कुछ है। यदि आपका कोई मित्र है जिसकी दोस्ती आप अपनी बहन या अपने पिता या अपने बेटे को नहीं कराना चाहेंगे, तो आप अपने लिए ऐसा मित्र क्यों रखेंगे। आपको ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, बदतर नहीं। अपने लिए अच्छे लोगों को चुनना स्वार्थी नहीं, अच्छी बात है। उन लोगों के साथ जुड़ना उचित और प्रशंसनीय है जिनके जीवन में सुधार होगा। यदि वे आपके जीवन को सुधरते हुए देखते हैं, जब आप ऊपर की ओर बढ़ने का साहस करते हैं, तो आप वर्तमान की उपर्याप्तता और भविष्य के बाद को प्रकट करते हैं। यह मत सोचो कि बुरे अस्वस्थ लोगों की तुलना में अच्छे स्वस्थ लोगों के साथ अपने आप को घेरना आसान बात है। एक अच्छा स्वस्थ व्यक्ति एक आदर्श व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति के पास खड़े होने के लिए ताकत और साहस की आवश्यकता होती है। थोड़ी नम्रता रखो, थोड़ी हिम्मत रखो, अपने निर्णय का प्रयोग करें और अपने आप को अत्यधिक
अनैतिक करुणा और दया से बचाएं। नियम 4, अपनी तुलना उस व्यक्ति से करें जो आप कल थे, ना कि कोई और जो आज है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस चीज़ में कितने अच्छे हैं या आप अपनी उपलब्धियों को कैसे रैंक करते हैं। वहाँ कोई है जो आपको अक्षम दिखाता है। 1,00,000 वर्षों में अंतर कौन जानेगा, उस कथन का उचित उत्तर नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। यह है, कोई भी बेवकूफ़ समय की एक सीमा चुन सकता है जिसके भीतर कुछ भी मायने नहीं रखता। अपने आप को अप्रासंगिक में बात करना होना की गहन आलोचना नहीं है। यह तर्कसंगत दिमाग की एक और सस्ती चाल है। शुरू करने के लिए केवल एक खेल नहीं है जिसमें सफल या असफल होना है। कई खेल हैं और विशेष रूप से कई अच्छे खेल हैं। ऐसे खेल जो आपकी प्रतिभा से मेल खाते हैं, आपको अन्य लोगों के साथ उत्पादक रूप से शामिल करते हैं और समय के साथ साथ खुद को बनाए रखते हैं और यहाँ तक कि सुधार भी करते हैं। यह भी संभावना नहीं है कि आप केवल एक गेम खेल रहे हैं। आपके पास करियर और मित्र और परिवार के सदस्य और व्यक्तिगत परियोजनाएं और कलात्मक प्रयास और एथलेटिक गतिविधियां हैं। आपको आपत्ति हो सकती है कि मुझे हर चीज़ में जीत हासिल करनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ में जीतने का मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि आप कुछ नया या मुश्किल काम नहीं कर रहे हैं। आप जीत सकते हैं, लेकिन आप बढ़ नहीं रहे हैं, और बढ़ना जीत का सबसे महत्वपूर्ण रूप हो सकता है। क्या वर्तमान में जीत हमेशा समय के साथ प्रक्षेप प्रभाव पर पूर्णता लेनी चाहिए? संघर्ष से बचने के लिए आप क्या करते हैं? हालांकि यह आवश्यक हो सकता है। आप किसके बारे में झूठ बोलने के लिए इच्छुक हैं, यह मानते हुए कि सच्चाई असहनीय हो सकती है? योग्य, तुम क्यों नकली हो? हम बिना किसी लक्ष्य के नेविगेट नहीं कर सकते हैं, और जब हम इस दुनिया में हैं तो हमें हमेशा यही करना चाहिए। संतुष्ट होने पर भी अस्थायी रूप से हम उत्सुक रहते हैं। हम एक ऐसे ढांचे के भीतर रहते हैं जो वर्तमान को शाश्वत रूप से अभावग्रस्त और भविष्य को हमेशा के लिए बेहतर के रूप में परिभाषित करता है। अगर हम चीज़ों को इस तरह नहीं देखते तो हम बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं करते। हम देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि देखने के लिए हमें फोकस करना होगा, और फोकस करने के लिए हमें सबसे ऊपर एक चीज़ चुननी होगी जिस पर फोकस करना है। भविष्य अतीत की तरह है, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर है। अतीत निश्चित है, लेकिन भविष्य यह बेहतर हो सकता है। यह बेहतर हो सकता है कुछ सटीक राशि, वह राशि जिसे प्राप्त किया जा सकता है, शायद एक दिन में कुछ न्यूनतम जुड़ाव के साथ। शायद खुशी हमेशा ऊपर की यात्रा में ही मिलती है, ना कि क्षणिक संतुष्टि के अगले शिखर की प्रतीक्षा में। मैं किसी और से क्या कह सकता हूँ? मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मालिक, मेरे सहायक, जो कल हमारे बीच चीज़ों को थोड़ा और सही कर देगा। मैं आज रात घर पर अपनी मेज़ पर अपने रसोई घर में किस तरह की अराजकता को मिटा सकता हूँ ताकि एक बेहतर नाटक के लिए मंच तैयार किया जा सके। मैं अपनी कोठरी से और अपने दिमाग से किन सांपों को दूर कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता था कि मैं करूँगा, जो उसे पूरा करेगा, और मुझे इनाम के रूप में कौन सी छोटी सी चीज़ पसंद आएगी। फिर आप वही करते हैं जो अपने करने का फैसला किया है, भले ही आप इस बुरी तरीके से करें। तब आप अपने आप को वही लानत कॉफ़ी विजय में देते हैं। हो सकता है कि आपको इसके बारे में कुछ बेवकूफ़ी लगे,
लेकिन आप इसे वैसे भी करते हैं और तुम वही काम कल और अगले दिन और अगले दिन करते हो, और प्रत्येक दिन के साथ अपनी तुलना की आधार रेखा थोड़ी अधिक हो जाती है, और वह जादू है, वह चक्रवृद्धि ब्याज है। यहाँ कुछ भी जादुई नहीं है, या चेतना के पहले से मौजूद जादू से ज़्यादा कुछ नहीं है। हम वही देखते हैं जो हमारा लक्ष्य होता है। बाकी दुनिया और इसमें से अधिकांश छिपी हुई है। अगर हम कुछ अलग लक्ष्य करना शुरू करते हैं, मैं अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता हूँ, तो हमारे दिमाग हमें उस खोज में सहायता के लिए पहले छुपी हुई दुनिया से प्राप्त नई जानकारी के साथ प्रस्तुत करना शुरू कर देंगे। विश्वास जादू से बचकाना विश्वास नहीं है, यह अज्ञानता या जानबूझकर अंधापन है। इसके बजाय यह एहसास है कि जीवन की दुखद करखीनता को अस्तित्व की आवश्यक अच्छाई के लिए समान रूप से तर्कहीन प्रतिबद्धता द्वारा संतुलित किया जाना चाहिए। यह एक साथ अकल्पनीय पर अपनी दृष्टि स्थापित करने की हिम्मत करने की इच्छा है, और अपने जीवन सहित और सबसे महत्वपूर्ण सब कुछ बलिदान करने की इच्छा है। आप महसूस करते हैं कि आपके पास सचमुच करने के लिए बेहतर कुछ नहीं है, लेकिन आप यह सब कैसे कर सकते हैं, यह मानते हुए कि आप कोशिश करने के लिए पर्याप्त मूर्ख हैं। ध्यान दें, अपने परवरिश, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक पर ध्यान दें। किसी ऐसी चीज़ पर ध्यान दें जो आपको परेशान करती है, जो आपको चिंतित करती है, जो आपको होने नहीं देगी, जिसे आप ठीक कर सकते हैं, जिसे आप ठीक कर देंगे। आप अपने आप से, जैसे कि आप वास्तव में जानना चाहते हैं, 3 प्रश्न पूछकर ऐसा कुछ पा सकते हैं। ऐसा क्या है जो मुझे परेशान कर रहा है? क्या ऐसा कुछ है जिसे मैं ठीक कर सकता हूँ? और क्या मैं वास्तव में इसे ठीक करने के लिए तैयार रहूँगा? यदि आप पाते हैं कि किसी एक या सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं है, तो कहीं और देखें, नीचे निशाना लगाएं, तब तक खोजें, और जब आपको कुछ ऐसा ना मिल जाए जो आपको परेशान करता हो, जिसे आप ठीक कर सकें, जिसे आप ठीक कर सकें और जिसे आप ठीक कर सकें, वह दिन के लिए पर्याप्त हो सकता है। मैं क्या कर सकता था कि मैं जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए करूँगा। नियम 5, अपने बच्चों को ऐसा कुछ भी ना करने दें जिससे आप उन्हें नापसंद करेंगे। क्या यह वास्तव में एक अच्छी बात थी? उदाहरण के लिए 1960 के दशक में तलाक कानूनों को इतने नाटकीय ढंग से उदार बनाना। मेरे लिए यह स्पष्ट नहीं है कि जिन बच्चों को जीवन काल्पनिक स्वतंत्रता द्वारा अस्थिर किया गया था, वे मुक्ति के इस प्रयास की शुरुआत करेंगे। ऐसा कहेंगे, हमारे पूर्वजों द्वारा इतनी समझदारी से प्रदान की गई दीवारों के पीछे आतंक और आतंक छिपा है। हम उन्हें अपने जोखिम पर फाड़ देते हैं। हम अनजाने में पतली बर्फ पर नीचे गहरे ठंडे पानी के साथ स्केटिंग करते हैं, जहां अकल्पनीय राक्षस दुबके रहते हैं। लोगों को अक्सर बुनियादी मनोवैज्ञानिक प्रश्न पीछे की ओर मिलते हैं। लोग ड्रग्स क्यों लेते हैं? कोई रहस्य नहीं है। यही कारण है कि वे उन्हें हर समस्या में नहीं लेते हैं। यह रहस्य है। लोग चिंता से क्यों पीड़ित हैं? यह कोई रहस्य नहीं है। वह लोग कैसे हैं? क्या कभी शांत हो सकते हैं? यह रहस्य है। हम टूटने योग्य और नक्शर हैं।
1 लाख चीज़ें गलत हो सकती हैं, 1 लाख तरीकों से। हमें हर पल अपनी खोपड़ी से डरना चाहिए, लेकिन हम नहीं हैं। वही हो सकता है अवसाद, आलस्य और आपरधिकता के लिए। संख्यीय रूप से कहें तो 2 साल के बच्चे सबसे ज़्यादा हिंसक होते हैं। वे लात मारते हैं और काटते हैं, और वे दूसरों की संपत्ति चुराते हैं। वे ऐसा अन्वेषण, आक्रोश और निराशा व्यक्त करने और अपनी आवेगी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए करते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे उद्देश्यों के लिए ये अनुमेय व्यवहारों की वास्तविक सीमाओं की खोज करने के लिए ऐसा करते हैं। वे और कैसे कभी यह पता लगाने जा रहे हैं कि क्या स्वप्रिय बच्चे अंधे लोगों की तरह होते हैं जो दीवार की तलाश में रहते हैं। उन्हें आगे बढ़ना है और परीक्षण करना है, यह देखने के लिए कि वास्तविक सीमाएं कहाँ हैं, और वे बहुत कम हैं जहाँ उन्हें कहा जाता है। बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। डरे हुए माता पिता यह सोचते हैं कि बच्चा रो रहा है तो हमेशा दुखी या आहत में है। यह बात सच नहीं है। गुस्से में रोने का सबसे आम कारणों में से एक है। रोते हुए बच्चों की मांसपेशियों के पैटर्न के सावधानीपूर्वक विश्लेषण ने इसकी पुष्टि की है। क्रोध में रोना और भय या उदास में रोना एक जैसे नहीं लगते। वे भी समान नहीं लगते हैं, और सावधानीपूर्वक ध्यान से उन्हें पहचाना जा सकता है। क्रोध में रोना अक्सर प्रभुत्व का कार्य होता है, और इससे इस तरह निपटा जाना चाहिए। बच्चा कैसा था? उसके माता पिता ने मुझसे पूछा कि वह उस रात बहुत बाद में घर आया। अच्छा, मैंने कहा, कोई समस्या नहीं है, वह अभी सो रहा है। क्या वह उठा? उसके पिता ने कहा, नहीं। मैंने कहा, वह पूरे समय सोता रहा। पापा ने मेरी तरफ देखा। वह जानना चाहते थे, लेकिन उसने पूछा नहीं और मैंने भी नहीं बताया। आप इस तरह के दृष्टिकोण से लगभग किसी को भी कुछ भी सिखा सकते हैं। सबसे पहले पता करें कि आप क्या चाहते हैं, फिर अपने आसपास के लोगों की बाज की तरफ देखें। अंत में जब भी आप कुछ और देखते हैं जो आप चाहते हैं, तो झपट्टा मारें। बाज की तरह मानसिकता याद रखें और एक इनाम दें। आपकी बेटी किशोरी बनने के बाद से बहुत आरक्षित रही है। काश वह और बात करती। यही लक्ष्य है। अधिक संचोरी बेटी। एक सुबह नाश्ते के दौरान वह स्कूल के बारे में एक किस्सा साझा करती है। ध्यान देने का यह उत्तम समय है। यही इनाम है। मैसेज करना बंद करो और सुनो जब तक आप नहीं चाहते हैं कि वह आपको फिर कुछ बताए। हालांकि स्किनर एक यथार्थवादी, उन्होंने कहा कि इनाम का उपयोग बहुत कठिन था। पर्यवेक्षक को तब तक धैर्यपूर्वक उपस्थित करना था जब तक कि लक्ष्य स्वतः वंचित व्यवहार प्रकट न कर दे और फिर सुदृढ़ हो जाएं। इसके लिए बहुत समय और बृहद प्रतीक्षा की आवश्यकता थी, और यह समस्या है। हालांकि बच्चों के प्राकृतिक विकास की इतनी लंबी अवधि परिप्रेक्ष्यता से पहले नहीं होती अगर उनके व्यवहार को आकार नहीं देना होता। इसे देखते हुए मौलिक नैतिक प्रश्न यह नहीं है कि बच्चों को दुष्भाव और असफल से पूरी तरह से कैसे बचाया जाए, इसलिए वे कभी किसी डर या दर्द का अनुभव नहीं करते हैं, बल्कि अपने सीखने को अधिकतम कैसे करें ताकि न्यूनतम लागत के साथ
उपयोगी ज्ञान प्राप्त किया जा सके। यदि किसी बच्चे को 4 साल की उम्र तक ठीक से व्यवहार करना नहीं सिखाया गया है तो उसके लिए दोस्त बनाना हमेशा के लिए मुश्किल हो जाएगा। इस पर शोध साहित्य बिल्कुल स्पष्ट है। तो अब हमारे पास अनुशासन के 2 सामान्य सिद्धांत हैं। पहला, नियमों को सीमित करें और दूसरा, उन नियमों को लागू करने के लिए आवश्यक कम से कम बल का प्रयोग करें। तो यहाँ कुछ व्यवहारिक संकेत दिए गए हैं। टाइम आउट सजा का एक बेहद प्रभावी रूप हो सकता है, खासकर अगर दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों का स्वागत जैसे ही वह अपने गुस्से को नियंत्रित करते हैं। क्रोधित बच्चे को तब तक अकेले बैठना चाहिए जब तक कि वह शांत ना हो जाए। फिर उसे सामान्य जीवन में लौटने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसका मतलब है कि बच्चा जीतता है बजाय उसके क्रोध के। यदि आपका बच्चा एक प्रकार का दृढ़ निश्चयी है जो बस भाग जाता है, हंसता है जब उसे सीढ़ियों पर या अपने कमरे में रखा जाता है, तो टाइम आउट रूटीन में शारीरिक नियम को जोड़ना पड़ सकता है। एक बच्चे को ऊपरी बाहों से सावधानी से लेकिन मजबूती से पकड़ा जा सकता है जब तक कि यह फुसफुसाना बंद ना कर दे और ध्यान ना दे। यहाँ एक चौथा सिद्धांत आता है जो विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक है। माता पिता को कठोर, प्रतिशोधी, अभिमानी, क्रोधित और धोखेबाज होने की अपनी क्षमता को समझना चाहिए। लोग आक्रामक और स्वार्थी होने के साथ साथ दयालु और विचारशील होते हैं। इस कारण से कोई भी वयस्क इंसान, कोई पदानुक्रमित शिकारी वानर वास्तव में एक अपस्टार्ट बच्चे के प्रभुत्व को सहन नहीं कर सकता है। 10 मिनट के बाद सभी अच्छे और रोगी माता पिता स्थानीय सुपरमार्केट में एक सार्वजनिक नखरे को रोकने में विफल रहे हैं। वे अपने बच्चे को ठंडे कंधे के साथ वापस भुगतान करेंगे जब वह भागेगा, उत्साहित होगा, माँ और पिताजी को दिखाने के लिए उनकी नवीनतम उपलब्धि। यह 5वां और अंतिम और सबसे सामान्य सिद्धांत है। माता पिता का कर्तव्य है कि वे वास्तविक दुनिया के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य करें। दयालु पर्दे के पीछे, देखभाल करने वाले पर्दे के पीछे, लेकिन फिर भी पर्दे के पीछे। यह दायित्व खुशी सुनिश्चित करने, रचनात्मक को बढ़ाने या आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए किसी भी जिम्मेदारी को खत्म कर देता है। अपने बच्चों को सामाजिक रूप से वांछनीय बनाना माता पिता का प्राथमिक कर्तव्य है। नियम 6, दुनिया की आलोचना करने से पहले अपने घर को सही क्रम में स्थापित करें। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले वयस्कों में से कई, शायद यहाँ तक कि सबसे अधिक, बच्चों के रूप में खुद के साथ दुर्व्यवहार किया गया। हालांकि बच्चों के रूप में दुर्व्यवहार करने वाले अधिकांश लोग अपने बच्चों का दुरुपयोग नहीं करते हैं, लेकिन सफलता हमें आत्मसंतुष्ट बनाती है। हम ध्यान देना भूल जाते हैं, जो हमारे पास होता है उसे हम मान लेते हैं। हम आंखें मूंद लेते हैं। हमें यह नोटिस करने में विफल रहते हैं कि चीज़ें बदल रही हैं या भ्रष्टाचार जड़ पकड़ रहा है और सब कुछ बिखर जाता है। क्या यह वास्तविकता का दोष है, परमेश्वर का, या क्या चीज़ें खराब हो जाती हैं क्योंकि हमने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है? एक तूफान भगवान का अर्थ है, लेकिन तैयारी करने में विफलता
जब तैयारी की आवश्यकता सर्वविदित है। यह पाप है, यह निशान हिट करने में विफलता है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। क्या आपने अपना जीवन साफ किया है? यदि उत्तर नहीं है तो यहाँ कुछ कोशिश करने की ज़रूरत है। जो आप गलत जानते हैं उसे करना बंद करना शुरू कर दें। आज ही रुकना शुरू करो। यह सवाल करने में समय बर्बाद ना करें कि आप कैसे जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह गलत है। यदि आप निश्चित हैं कि यह है, जब तक राज्य का पुनर्गठन ना करें। आपने अपने अनुभव का आदेश दिया है, थोड़ी नम्रता रखें। यदि आप अपने घर में शांति नहीं ला सकते हैं तो आप एक शहर पर शासन करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? धन्यवाद। अगर आप इस बुक के बाकी 6 नियम भी सुनना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं।